Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Yes, so hello friends, welcome to Tutelage Academy once again. And आज हम लोग जून 2024 का क्वेश्चन पेपर से डिस्कस करेंगे. पेपर 1 कंप्लीट डिस्कशन होगा और मेरे पास ये स्कैन कॉपी है और इसी स्कैन कॉपी से हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे. चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वी हैव देयर. यहाँ पे देखिए क्या है. सॉरी, DI इज देयर. द फॉलोइंग टेबल 1 shows the percentage distribution of patient of various diseases in the world and table 2 shows the percentage distribution of all patient and kidney patient in various continents. ठीक है, ध्यान से पढ़िए इस DI को, समझने की कोशिश कीजिए. अगर कि आपने जो आंसर किया वो मैच हुआ कि नहीं, या फिर अगर मिस्टेक हुई तो सीखने की कोशिश कीजिए. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी DI है, कैलकुलेशन ज्यादा है, बट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा. देखिए कैसे सॉल्व करना है. ओके, तो यस, वी हैव टू टेबल है. डिजीज 1 इज परसेंटेज वाइज पेशेंट इन द वर्ल्ड. ओके, और डिजीज टेबल 2 है हमारे पास. यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, percentage distribution of all patient and percentage distribution of this kidney patient here. Okay, next data we have total population of the world is 800 crore and 10% of them are patient. Okay, total 800 crore है. तो यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये होगा कि जितने भी डेटा है ना यहाँ पे, उसका जो करोड़ में एक्चुअली वैल्यू है वो लिख ले. ठीक है, जैसे कि 800 करोड़ है टोटल पॉपुलेशन, जिसमें 10% पेशेंट है. दैट मीन 80 करोड़ आर पेशेंट. 80 करोड़ आर पेशेंट. देन वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन. ना देखिए ध्यान से समझेंगे. इफ द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन साउथ अमेरिका डिक्रीजेस बाय 25%, then what is the percentage decrease in the number of kidney patient in the world? Okay, चलिए. Okay, so first we have to see number of kidney patient in South America. तो जैसा कि मैंने बताया, एक बार पहले यहाँ पे सारे डेटा को लिख देते हैं जो कि एक्चुअली है करोड़ में. तो 10% ऑफ 80 करोड़ होगा यहाँ पे. देन व्हाट, दैट इज व्हाट, 80 करोड़, 8 करोड़ है ना, 8 करोड़. देन 6% ऑफ 80 करोड़ इज हाउ मच, 4.8. आई जस्ट राइट द डेटा जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी हो. 9.6 और फिर है 25.6. ठीक है, उसी तरह देखिए 30% ऑफ 80 करोड़ इज हाउ मच, 24 करोड़. 24. तो टोटल दुनिया में किडनी पेशेंट कितने हैं, 24 करोड़. 24 करोड़ और 24 करोड़ का 10% यूरोप में है. तो 24 करोड़ का 10%, दैट इज हियर इट विल बी 2.4 करोड़. हियर इट विल बी 1.2. 24 करोड़ का 5% इज 1.2 करोड़. देन 40% इज 9.6 एंड देन वी हैव 2.4, देन वी हैव 3.6 एंड देन वी हैव 4.8. क्लियर है? ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. If the number of kidney patient in South America decreases by 25%, किडनी पेशेंट इन साउथ अमेरिका कितने हैं, 9.6. तो पहले कितना है, 9.6. अगर 25% डिक्रीज हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 7.2. 24 का 4 टाइम्स ये है, 24 इंटू 3 72. इतना तो हम लोग समझ ही सकते हैं, राइट. तो पहले ये है, डिक्रीज ये हुआ. तो परसेंटेज डिक्रीज इन नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन द वर्ल्ड. तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला ये लगेगा कि कितना डिक्रीज हुआ है और टोटल नंबर और टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट. तो हाउ मच इट इज, डिक्रीज हुआ है 2.4 करोड़ डिक्रीज हुआ है. दिस माइनस दिस, 9.6 माइनस 7.2, 2.4 करोड़ एक्चुअली डिक्रीज हुआ है. और टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन द वर्ल्ड कितने हैं, 24 करोड़. 24 करोड़ इज द टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन द वर्ल्ड. तो 2.4 by 24 into 100, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10%, है ना. 10% हमारा आंसर होगा. डन. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट इन अफ्रीका टू द टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. देखिए मैं डेटा लिख लिया ना, अब निकालना काफी आसान हो जाएगा. सो हाँ, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अफ्रीका, अफ्रीका में कितने हैं, 20. तो 20 बाय टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में तो 3.6 और 4.8 दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना. तो 3.6 प्लस 4.8, हमारा ये आंसर हो जाएगा. तो आंसर विल बी 20 बाय 8.4. एंड इसको अगर आप करोगे ना, ये कट जाएगा, 50 हो जाए. हाँ, 50 बाय 21 है ना, 50 बाय 20. अगर यहाँ पर आप एक जीरो और कर दो तो 84, 200. तो 50 बाय
21 हमारा आंसर आ जा रहा है बहुत आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट, if the number of hepatitis patient in the world increased by 6% and that of heart disease increased by 22%, then what will be the new ratio of number of hepatitis patient to the number of heart disease patient in the world, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल पेशेंट कितने, 80, ठीक है। रेशियो निकालना है हमें, रेशियो निकालना है हेपेटाइटिस पेशेंट बाय हार्ट पेशेंट। तो हेपेटाइटिस पेशेंट अगर आप देखोगे तो हेपेटाइटिस पेशेंट है 6% और हार्ट डिजीज वाले 22%, ठीक है। चलिए, रेशियो ये है, तो टोटल है 80 हेपेटाइटिस बाय हार्ट, टोटल है 80, ठीक है। हेपेटाइटिस पेशेंट दुनिया में कितने, 6%, 6%, तो 6 बाय 100 होगा, और हार्ट पेशेंट दुनिया में कितने, 22%। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ हेपेटाइटिस पेशेंट एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट। अब क्या हो रहा है, ये 6% से बढ़ जा रहा है, तो 6% से बढ़ता है, हमने क्लास में किया है 1.06 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना बढ़ रहा है, 22% से बढ़ रहा है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्लास में मैंने इसको करवाया है, ये कैसे होगा, अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर, बस यही हमारा आंसर है और कुछ नहीं। 100 कट जाएगा, 80 कट जाएगा। अब उसके बाद हमारा है 106 इंटू 6 बाय 122 इंटू 22, बस यही आपको निकालना है और कुछ नहीं। सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा कट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 156 बाय सॉरी ये नहीं 159 बाय 671। पॉइंट नंबर 3 हमारा आंसर होगा 159 बाय 671। बहुत ही आसानी से आ जाएगा, आप इसको अगर करेंगे तो फिर इधर आप कट करेंगे यहाँ पे भी, तो आ जाएगा 159 बाय 671। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the number of kidney patients in Australia is approximately -% of the number of patients of heart disease in the world, ठीक है। What we have to find out, number of kidney patient in Australia by heart patient in the world, ठीक है। तो सबसे पहले किडनी पेशेंट इन ऑस्ट्रेलिया निकालेंगे, किडनी पेशेंट इन ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे पास डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। किडनी पेशेंट इन ऑस्ट्रेलिया इज 1.2, ठीक है, 1.2 करोड़, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.2। अब हार्ट पेशेंट इन द वर्ल्ड, हार्ट पेशेंट इन द वर्ल्ड कितने हैं, हार्ट पेशेंट इन द वर्ल्ड है 22%, 22%, तो 22 इंटू 80 करोड़, 22 इंटू 80 करोड़, 22 into 80 crore by 100, this is the value we have to find out, this is the value we have to find out, है ना। 1.2 divided by 80% of 80 crore, बस इसको कट करना है, डिस्कस करना है, अच्छे से कैलकुलेट करना है, यू विल गेट द आंसर है 6.82, इजीली मिल जाना चाहिए, ठीक है, आराम से मिल जाएगा। 100 को ऊपर भेजिए, फिर 80 से फिर कट कीजिए, आपको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा, लास्ट में यू विल बी गेटिंग 22 डिवाइडेड बाय 150, लाइक दिस, यू विल बी गेटिंग 22 डिवाइडेड बाय 150 और फिर डिवाइड करेंगे 6.82। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर इन यूरोप, then what is the difference between the number of patient in Europe after 2 years and the number of kidney patient in South America in 2023? तो फर्स्ट डेटा वी हैव टू फाइंड आउट कि 10% इंक्रीज हो रहा है यूरोप में हर साल। तो यूरोप में एक्चुअली है कितना, यूरोप में है 8 करोड़, ठीक है। तो पहले साल में हो जाएगा 8.8 करोड़, 10% इंक्रीज हुआ तो, दूसरे साल में फिर 10% इंक्रीज हुआ तो हो जाएगा 8.8 प्लस 10% ऑफ 8.8 प्लस 10% ऑफ 8.8, 10% ऑफ 8.8 विल बी हाउ मच, 9.68, 9.68, ठीक है। तो फर्स्ट डेटा वी हैव गॉट इज 9.68, 10% 8 था, 10% बढ़ा 8.8 हो गया, फिर 10% बढ़ा तो 9.68 हो गया। दिस इज द डेटा वी हैव। डिफरेंस निकालना है, a माइनस b, दिस इज a। नाउ व्हाट इज b? b इज नंबर ऑफ पेशेंट इन यूरोप, नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन साउथ अमेरिका, नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन साउथ अमेरिका। तो नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन साउथ अमेरिका कितने हैं, 9.6, 3.6, 1 second, I'll tell you. Number of kidney patient in South America in 2023. Okay. हाँ, तो साउथ अमेरिका का है था 9.6, साउथ अमेरिका का क्या है 9.6 है, तो 9.68 माइनस 9.6,
B is 9.6. Number of kidney patients in South America is 9.6. So 9.68 minus 9.68, 0.08, which is 8 lakh. पॉइंट नंबर 1 आंसर हो जाएगा. ठीक है, डन. हाँ चलिए, काफी टाइम लग रहा है. क्विकली वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. यूजीसी नेट आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आपको कॉलेज के फाउंडर्स का नाम पता हो. ठीक है, तो पूना कॉलेज जो है वो एल्फिस्टन जी ने पूना में काफी वर्क किए थे. पूना कॉलेज में हिंदू लर्निंग यहाँ पे हो जाएगा. हिंदू कॉलेज कोलकाता राजा राम मोहन रॉय. ठीक है, उसी तरह जो BHU है वो मदन मोहन मालवीय ने एस्टैब्लिश किया है. इस तरह से आपको कुछ डेटा तो याद रखना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद फिर बिशॉप ऑफ कॉलेज चर्च ऑफ इंग्लैंड स्कॉटिश हमारा हो जाएगा अलेक्जेंडर डफ. ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा. ए का 2 है, पॉइंट नंबर 2. A2 B3 C4 D1. C4 हाँ, बिशॉप कॉलेज बाय चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड D1 स्कॉटिश मिशनरी बाय अलेक्जेंडर डफ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. अरेंज द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ अ रिसर्च डिसर्टेशन इन करेक्ट सीक्वेंस. हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे हेजी दिख रहा हो, इसलिए मैं पढ़ के बता दे रही हूँ. आपको अरेंज करना है रिसर्च डिसर्टेशन का करेक्ट सीक्वेंस पे एक्नॉलेजमेंट, डिस्कशन, रिसर्च रिव्यू, रिसर्च मेथड एंड देन लिटरेचर रिव्यू. तो बहुत आसान है. सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट हम लिखते हैं, उसके बाद हम मेंशन करते हैं कि हमने लिटरेचर रिव्यू क्या क्या किया है, फिर हम अपने रिसर्च मेथड्स के बारे में बताते हैं और लास्ट में कंक्लूजन के साथ डिस्कशन होता है. ADBC. पॉइंट नंबर 4. Question number 8. Which of the following refers to a sampling approach in structured observation whereby a sampled individual is observed for a set period of time? ये क्या होता है, किसी सैम्पल्ड इंडिविजुअल को हम किसी सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑब्जर्व करते हैं. 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 साल, 10 साल किसी सैंपल को ऑब्जर्व किया जाता है. आपने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे मे बी. एक प्लांट है, एक सैपलिंग को प्लांट किया गया और फिर उसमें फिर धीरे धीरे सैपलिंग आई एंड देन इट ग्रोज इनटू अ प्लांट. वो 1 मिनट में दिखाते हैं, है ना. तो वो एक्चुअली क्या होता है, किसी एक चीज पे जब फोकस किया जाता है तो वो होता है फोकल सैम्पलिंग. वो क्या होता है, फोकल सैम्पलिंग. और सिमिलरली एक और तरह का सैम्पलिंग होता है इसी की तरह, कि जिसमें क्या होता है कि किसी चीज पे ना थोड़ी थोड़ी देर पे फोकस करते हैं. थोड़ी थोड़ी देर में कि अगर किसी एनिमल को या ग्रुप ऑफ एनिमल्स को या किसी सैंपल को हम ये चेक करते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, एवरी 5 मिनट्स या एवरी 30 मिनट्स या एवरी 1 डे व्हाट दे आर डूइंग, उसे हम कहते हैं स्कैन सैम्पलिंग. उसे कहते हैं स्कैन सैम्पलिंग. तो क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए. रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट ऑफ कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं. ठीक है, स्वयं में क्या होता है आपको पता है, स्वयं का फुल फॉर्म, स्वयं कब स्टैब्लिश हुआ था. ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए. स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, है ना. फुल फॉर्म, इसका डेट ऑफ इनएक्टमेंट, सब कुछ आपके मन में भी आना चाहिए. सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है इसके क्वाड्रेंट में, वीडियो लेक्चर इसमें रहते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम रहता है. आप अपने डाउट्स वहाँ पे लिखिए और हो सकता है कोई और सॉल्व कर दे या कभी कोई टीचर सॉल्व कर दे. तो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम वहाँ पे रहता है. स्पेशली पेपर रेटिंग मटेरियल होते हैं जो कि डाउनलोड भी किए जा सकते हैं, प्रिंट भी किया जा सकते हैं. बट फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है. दैट इज नॉट लाइक अ जूम कॉल की तरह स्वयं में नहीं है. स्वयं में फेस टू फेस इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है. बट दीज ऑल थिंग्स आर वेरी गुड. ठीक है, तो ABCD हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. In Buddhist thought, self-reflexivity is built into the process of. In Buddhist thought, self-reflexivity is built on the process of power relation, verbal communication, religious change, politicization. देखिए, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी से क्या होता है कि आप अपने खुद के बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट करते हो. तो आप क्या करते हो, उससे ना आप दूसरों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो उसमें पावर लाने की कोशिश करते हो. आपको दुनिया के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, किस किस लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, किसके साथ आपका कैसा केमिस्ट्री होगा, वो सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी से आप एक्चुअली पावर रिलेशन बनाने में हेल्प होता है कि आप दूसरों के साथ पावरफुल अच्छा रिलेशन बना सके. तो पॉइंट नंबर 1 इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस. पोलिटिसाइजेशन, रिलीजियस चेंजेस सब बिल्कुल ही अलग है ना. सेल्फ से आप क्या होता है, आप रिलेशन बनाने के, आप इंट्रा पर्सन रिलेशंस पे अब फिर इसके बाद नेक्स्ट ध्यान रहता है ना. क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. मैच्योरेशन थ्रेट, एट्रिशन थ्रेट, हिस्ट्री थ्रेट, टेस्टिंग थ्रेट. थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी और डिस्क्रिप्शन. इंटरनल वैलिडिटी में किस तरह के थ्रेट आ सकते हैं ओके रिसर्च में. तो यहाँ पे देखिए क्या होता है,
जो भी आपसे बन पा रहा है उसे मैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक इजीली मुझे सामने से दिख रहा है कि कोई अट्रिशन में क्या होता है, छोड़ के चले जाना। तो व्हेन पार्टिसिपेंट्स ड्रॉप आउट ऑफ स्टडी लीडिंग टू अ चेंज इन नेचर ऑफ सैंपल। तो बी का आंसर हमें यहाँ से 4, तो हमें डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि पहले बी का 4 किस में है, बी का 4 बस एक ही पॉइंट में है, तो हमें आंसर मिल गया, राइट। लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें कहा क्या जा रहा है। देखिए मैच्योरेशन थ्रेट में क्या होता है, मैच्योरेशन थ्रेट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, वो जिस स्टेट में आपने स्टार्ट किया था उस स्टेट में नहीं रहते, वो चेंज हो जाते हैं, है ना। पार्टिसिपेंट्स चेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। तो बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म चेंजेस पार्टिसिपेंट्स में साइकोलॉजिकल चेंजेस आ गया, बॉर्डम आ गया, फटीग आ गया। तो इंटरव्यू जब आप आज इंटरव्यू ले रहे हो तो वो पार्टिसिपेंट जिस तरह से रिप्लाई करेंगे, मे बी आपने उनको वेट कराया 4 दिन के बाद, उसके बाद आपने इंटरव्यू लिया, तो मे बी वो लोग थोड़े डिफरेंट तरीके से इंटरव्यू दे सकते हैं। दैट इज मैच्योरेशन थ्रेट, है ना, मैच्योरेशन थ्रेट। उसके बाद फिर क्या होता है, हिस्ट्री थ्रेट। हिस्ट्री थ्रेट क्या होता है कि व्हेन पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ हैविंग बीन टेस्टेड प्रीवियसली, पहले भी टेस्ट किया गया, फिर टेस्टिंग थ्रेट व्हेन सम इवेंट आउटसाइड द रिसर्च प्रोजेक्ट अफेक्ट पार्टिसिपेंट्स सिस्टमेटिकली, है ना। टेस्टिंग थ्रेट, है ना, कुछ इवेंट रिसर्च के बाहर हुई है, आपको जिन लोगों का इंटरव्यू लेना था वो लोग, उन लोगों का मे बी दे आर बिजी समवेयर, मे बी they have undergone some change or anything which happens outside the research project, उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया अनफॉर्चुनेटली और एनीथिंग, वो सारा टेस्टिंग थ्रेट। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारी चीजों के कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, जब भी एग्जाम होता है तो इन सबसे भी फर्दर क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 PYQ से डायरेक्टली डिराइव्ड है। PYQ मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया था लास्ट 3-4 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, उनसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। जिन लोगों ने मेरे PYQ सेशन देखे होंगे उनसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन गया होगा। न्याय सिलोजिज्म है 3 टर्म्स, मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड कंक्लूजन, 3 टर्म होता है और 5 प्रपोजिशन होता है, PHUUN हमने क्लास में पढ़ा है। 5 प्रपोजिशन एंड इट हैज 3 टर्म्स एंड मेजर टर्म, मिडिल टर्म एंड माइनर टर्म, 3 टर्म होते हैं, मेजर टर्म, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, और PHUUN हमारे 5 प्रपोजिशन होते हैं। PYQ क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। PYQ में एक बार पूछा गया है सिर्फ प्रपोजिशन के बारे में, एक बार PYQ में सिर्फ टर्म्स के बारे में पूछा गया, इस बार दोनों कंबाइन कर दिया है। B and C will be our answer. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ये भी PYQ है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिन्होंने भी मैंने क्लास में सॉल्व करवाया है, थोड़ा सा चेंज किया है, PYQ से थोड़ा सा चेंज करके उसी को कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करते हैं। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रपोजिशन। देखिए क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका आंसर। मान लीजिए प्रीपोजिशन 1, प्रीपोजिशन 2, कंक्लूजन, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऑल फास्ट फूड आर अनहेल्दी, ऑल फास्ट फूड आर अनहेल्दी, ठीक है। और उसके बाद फिर हो जाएगा फ्रेंच फ्राई, फ्रेंच फ्राई इज फास्ट फूड, फ्रेंच फ्राई इज फास्ट फूड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑल फास्ट फूड आर अनहेल्दी। तो प्रीपोजिशन इज व्हाट, सिंगल स्टेटमेंट, तो प्रीपोजिशन या तो फॉल्स हो सकता है या तो ट्रू हो सकता है। और प्रीपोजिशन, दोनों प्रीपोजिशन और कंक्लूजन साथ में रहेगा तो ये ओवरऑल हम इसे क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ओवरऑल क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी आर्ग्यूमेंट ट्रू या फॉल्स नहीं होता, आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड होता है या तो इनवैलिड होता है, ठीक है। और जो प्रीपोजिशन होता है वो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, प्रीपोजिशन वैलिड या इनवैलिड नहीं हो सकता। तो ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रपोजिशन, यस यस। Validity can never be applied to any single proposition. Yes, yes, validity can be applied to argument only, not a single proposition. It is correct. In a valid arguments, all its premises have to be true. देखिए ये बहुत अच्छा लॉजिक है। वैलिड आर्ग्यूमेंट में जरूरी नहीं है कि सारे प्रीमाइसेस ट्रू हो, दिस इज रॉन्ग। देखिए वैलिड में क्या होता है, वैलिड आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि आपका कंक्लूजन ट्रू होगा, दिस इज गारंटीड बाय ट्रूथ ऑफ प्रीमाइसेस। अगर दोनों प्रीमाइसेस ट्रू है तो गारंटी है कि कंक्लूजन ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा वैलिड आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल ऑल फास्ट फूड आर अनहेल्दी और फ्रेंच फ्राई इज अ फास्ट फूड, देयरफॉर फ्रेंच फ्राई इज अनहेल्दी, फ्रेंच फ्राई इज अनहेल्दी। इसमें क्या है कि हम बिल्कुल, अगर हम कहते हैं कि ऑल फास्ट फूड आर अनहेल्दी, फ्रेंच फ्राई इज अ फास्ट फूड, तो इससे बिल्कुल गारंटीड है कि पक्का ही फ्रेंच फ्राई अनहेल्दी है
है ना। तो अगर दोनों प्रपोजिशन ट्रू है, इट इज गारंटेड कंक्लूजन इज ट्रू। तो वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रीमाइसेस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन, है ना। सो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो डी भी बिल्कुल सही है, ए बी डी होगा। वैलिड आर्ग्यूमेंट के पास अगर सारे प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होगा, है ना। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट ही यही होता है कि कंक्लूजन इज ट्रू, दिस इज गारंटीड, कंक्लूजन इज ट्रू, दिस इज गारंटीड इफ ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू, ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू, कंक्लूजन इज गारंटीड, ठीक है। तो डी तो हमारा वैलिड का ही एग्जाम्पल है। लेकिन ये वाला देखिए पॉइंट नंबर सी रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि प्रीमाइसेस फॉल्स भी हो सकते हैं, प्रीमाइसेस फॉल्स भी हो सकते हैं और कंक्लूजन प्रीमाइसेस फॉल्स भी हो सकते हैं, तो भी हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट है वो जो है ना वैलिड होगा। आर्ग्यूमेंट को वैलिड होने के लिए जरूरी नहीं है कि प्रीमाइसेस हमेशा ट्रू हो, प्रीमाइसेस फॉल्स भी हो सकते हैं। जैसे ऑल मैमल्स हैव विंग्स, मान लीजिए आई एम नॉट गेटिंग स्पेस हियर टू राइट, क्लास में ये सारी क्वेश्चन मैं दोबारा डिस्कस करवा दूंगी। ऑल मैमल्स हैव विंग्स, ऑल मैमल्स हैव विंग्स, ठीक है, एंड देन ऑल प्लांट्स आर मैमल, ये सारे स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ये सारे स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑल प्लांट्स आर मैमल्स, ऑल प्लांट्स आर मैमल्स, देन कंक्लूजन क्या आ रहा है, ऑल प्लांट्स हैव विंग्स, ऑल प्लांट्स हैव विंग्स, है ना। ऑल मैमल्स आर विंग्स, ऑल प्लांट्स आर मैमल्स, देयरफॉर ऑल प्लांट्स हैव विंग्स, ये तीनों ही गलत है, तीनों ही गलत है, लेकिन ये वैलिड है, लेकिन ये वैलिड है। वैलिड कैसे, अगर प्रीमाइसेस दोनों ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू होगा, ये गारंटेड है। इन केस ये ट्रू है, इन केस ये ट्रू है तो डेफिनेटली ये भी ट्रू होगा, बट ये वैलिड प्रीमाइस है। तो वैलिड बस यही कि कंक्लूजन का ट्रूथनेस गारंटेड होता है अगर प्रीमाइसेस सारे ट्रू है तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ए बी डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड एंड अनस्टेबल एयर पॉल्यूटेंट, शॉर्ट लिव्ड, है ना। मान लीजिए नहीं पता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, पीओपी पढ़ाया गया है, पीओपी हमेशा ही पीओपी परसिस्टेंट रहता है, वो शॉर्ट लिव्ड होता नहीं है, यही इसका प्रॉब्लम है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 12 पीओपी आइडेंटिफाई किए गए हैं, करेक्ट, ये नहीं होगा। मैंने पीवाईक्यू में मैंने करवाया है, पीवाईक्यू में मैंने करवाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि वीओसी इज कैन बी अ टाइप ऑफ पीओपी, वीओसी इज नॉट एक्जैक्टली पीओपी, लेकिन वीओसी फिर भी काफी देर तक हवा में रहता है ना, तो ये भी नहीं होगा। स्मोक शॉर्ट लिव्ड होता है, नहीं ये भी नहीं होगा। दिस इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट, हमारा पॉइंट नंबर 4 आंसर हो जाएगा। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी शॉर्ट लिव्ड। अगर नहीं पता होगा तो इस चीज को नोट डाउन करेंगे, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, a sum of 50 is divided among A, B, C in such a way that A gets 5 less than B, B gets 10 less than C. What is the ratio of their money share? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। A, B, C अगर आप यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ, A, B, C लिखा हमने, B को मान लीजिए X मिलेगा, तो A को क्या मिलेगा, X minus 5 और C को मिलेगा X plus 10। तो सबको जोड़ देंगे, इक्वेशन को सबको हमने ऐड किया, इज इक्वल टू 50, यू विल गेट X as 10। तो हमारा रेशियो हो जाएगा, एबीसी का रेशियो क्या हो जाएगा, एबीसी का रेशियो होगा 10, 15 एंड 25 विच इज 235, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में असेंडिंग ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका कन्वर्जन देखना है, अगर डेसिमल में हम सबको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तभी कर पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं, ठीक है। तो ए को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, 8b, इसका बेस है 16। फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहाँ पे लिखेंगे 0 1 पावर लिखेंगे, तो b इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस 8 इंटू 16 टू द पावर 1। और हेक्साडेसिमल में b क्या होता है, हेक्साडेसिमल में b हो जाता है 11, कि 0 to 9 तक लिखते हैं, फिर a को 10 लिखते हैं और b को 11 लिखते हैं। तो 11 क्योंकि 16 टू द पावर 0 1 हो जाता है, तो 11 प्लस 8 into 16 that is 139, ठीक है। उसी तरह इसमें करेंगे 212 बेस 8 इज हाउ मच, यहाँ पे पहले बेस का पावर देंगे 012, तो 2 to the power 2 into 8 to the power 0 प्लस 1 into 8 to the power 1 प्लस
2 into 8 to the power 2. We will get the value here as 138. ठीक है, उसी तरह मैं 260 का कर रही हूँ. 260 पहले यहाँ पे बेस का पावर देंगे 0 1 2 इज इक्वल टू तो 0 प्लस 6 into 7 to the power 1 plus 2 into 7 to the power 2. आप इसको ऐड करेंगे यू विल गेट 140. इसी तरह ये है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस 2 to the power 2 है ना, इसके लिए प्लस 2 to the power 3 इसके लिए प्लस 2 to the power 7 इसके लिए इज इक्वल टू 141. सबको ऐड करेंगे 141. ठीक है, अगर आपको फर्दर आपको इसमें से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं क्लास में सारे क्वेश्चंस डिटेल से भी करवा दूंगी. जो जो भी क्वेश्चन आपको क्लास में चाहिए कि डिटेल से हो आप नोट डाउन करके रखिए, मुझे क्वेश्चन नंबर बताइएगा, मैं सब कुछ डिटेल से करवा दूंगी. ठीक है, तो इस हिसाब से हमें अरेंज करना है. तो पहले आ जा रहा है DCAB पॉइंट नंबर 2 दिख रहा है. DCA नहीं कैसे हो रहा है, हाँ DC 1 सेकेंड 138 ये हो गया 139. अकॉर्डिंगली कर लेंगे, आंसर तो आ ही गया है. 260 का क्या निकला था 140 और ये 141. तो सबसे पहले आ रहा है B फिर A फिर C फिर D. पॉइंट नंबर 1 आंसर हो जाएगा. ठीक है, समझ आ रहा है. ओके, नेक्स्ट question number 17. Which digital platform of Ministry of Education has been formed by merging 3 consortia initiative, namely UGC Infonet Digital Library Consortium, NLIST and Indust AICT Consortium. तो देखिए ई-सिंधु 2015 में बनी थी और ये तीनों कंसोर्टियम को मैच करके मिला करके ई-शोध सिंधु बनाया गया था. तो ई-शोध सिंधु के बारे में अगर आप पढ़ेंगे आपको ये वाला डेटा मिल जाएगा आसानी से. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following statement about computer memories is correct? ठीक है, आराम से देखेंगे. ये बिल्कुल गलत है, देख के पता चल रहा है. कंप्यूटर्स यूजुअली है प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी मेमोरी. किसी के पास भी सेल फोन हो लैपटॉप हो दे कैन गेट इट, है ना. रैम कम होता है और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी हमेशा ज्यादा होती है. तो ये गलत है, उल्टा लिखा है. HDD do not have moving part. Yes, they have moving part. देखिए ये क्या होता है, डिस्क होता है ना. HDD हार्ड डिस्क क्या होता है, डिस्क होता है और वो रोटेट करता रहता है फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन, वो रोटेट करता है. ठीक है, तो दे हैव मूविंग पार्ट. SSD इसीलिए तो लाया गया है ना कि HDD से बहुत कम एनर्जी, बहुत ही कम टाइम लेता है SSD, है ना. यहाँ पे बेसिक ऑप्टिकल डिस्क इसमें जो होता है वो यहाँ पे डिस्क नहीं होता है. SSD में क्या होता है, चिप होते हैं और एक एक छोटा से छोटा चिप हजारों HDD को अकोमोडेट कर सकता है. तो HDD आर ऑल्सो नोन एज वोलाटाइल मेमोरी and HDD may experience a head crash. तो SSD हमारा हार्ड डिस्क है भाई, ये परमानेंट है. वोलाटाइल मेमोरी में से क्यों बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे. SSD जो है ना सॉलिड स्टेट डिस्क, ये हमारे एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरह भी है, इंटरनल हार्ड डिस्क की तरह भी है. और ये इसमें चिप्स होते हैं जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं और उसमें डेटा परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं. तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है. और HDD में एक्सपीरियंस हेड क्रैश, यस, बिकॉज एक जो उसका ऑप्टिकल डिस्क रोटेट होता रहता है और एक पॉइंटेड हेड होता है, तो मे बी दे कैन एक्सपीरियंस ए हेड क्रैश. दिस इज बिल्कुल करेक्ट. दिस इज तो कौन सा करेक्ट है, पॉइंट नंबर 1 इज ओनली करेक्ट. ठीक है, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नो कैट्स आर नॉन फेलाइन, है ना. नो ए इज बी, नो ए इज नॉन बी, ऐसा लिखते हैं. चलिए ऐसा लिखते हैं, नो ए इज नॉन बी. यहाँ पे बात किसकी हो जा रही है, ए पे फोकस किया जा रहा है. नो ए इज नॉन बी, जितने भी ए हैं वो सारे बी ही है भाई. कोई ऐसा ए है ही नहीं जो कि बी नहीं है, सारे ए है. तो यहाँ पे हम बात सिर्फ हम फोकस, हमारा सब्जेक्ट ये है, हमें जो भी बोलना है ए के बारे में बोलना है. हाउ कैन वी सी एनीथिंग अबाउट बी, वी कैन नॉट सी एनीथिंग अबाउट बी. तो नो फेनाइलर कैट्स नहीं होगा, है ना. ऑल फेनाइलर कैट्स नहीं होगा. फिर ऑल नॉन कैट्स आर नॉन फेनाइल, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल ए आर बी, नहीं भाई, दिस बोथ आर ऑपोजिट, बोथ आर ऑपोजिट. हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, ऑल कैट्स आर फेनाइल. नो ए इज नॉन बी, मतलब जितने भी ए हैं सभी में बी का प्रॉपर्टी है. तो ऑल कैट्स आर फेलाइन, ऑल ए आर बी, पॉइंट नंबर 3.
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आई बिलीव आई विल डू वेल इन द क्लास. आई रिसीव्ड अ परफेक्ट स्कोर ऑन द वर्बल पार्ट ऑफ द सेट एंड आई हैव ऑलवेज एक्सेल्ड इन माय लिटरेचर क्लासेस. है ना. तो देखिए यहाँ पे ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा. हाई सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? जब आप डिनोट करते हैं, जब आप बताते हैं कि नहीं किसी चीज में मेरा सक्सेस जरूर होगा, किसी चीज में मैंने अगर आप कभी अपने घर में केक बनाया, काफी अच्छा बना और आप काफी मेहनत से आपने बनाया, तो आप कहोगे कि यस आई द केक विच आई हैव मेड विल टर्न आउट डिलीशियस, क्योंकि मैंने इस पे काफी मेहनत की है. तो आप उसमें जब डिनोट करते हो किसी चीज में कि आप पक्का सक्सेसफुल ही होगे, वो होता है सेल्फ एफिकेसी. और सेल्फ एस्टीम क्या होता है? सेल्फ एस्टीम की खुद पे प्राउड रहना कि हाँ आई एम लीडिंग अ गुड लाइफ, आई एम हैविंग गुड फ्रेंड्स, आई एम डूइंग गुड वर्क. है ना. तो सेल्फ एस्टीम इज दैट. सेल्फ एस्टीम इज सेल्फ रिस्पेक्ट अबाउट आवर सेल्फ. और सेल्फ एफिकेसी इज कि किसी चीज में मुझे डेफिनेटली सक्सेस ही मिलेगी, वो बताना सेल्फ एफिकेसी होता है. तो आप यहाँ पे आप खुद पता कर सकते हो कि पॉइंट नंबर 3 आंसर होना चाहिए. है ना. है ना. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following is an ancient Indian treatise on problems related to mathematics? देखिए कुछ कुछ एंशियंट बुक्स के बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा. तो यहाँ पर एक बुक है लीलावती, जिसे किसने लिखा था? जिसे लिखा था भास्कर ने. है ना. भास्कर ने लिखा था इसे अराउंड 1150 AD में लिखा था. ठीक है. और ये ना जो मैथमेटिक्स है, जो भास्कर का मैथमेटिक्स से रिलेटेड 3 मेन जो मेन वर्क है वो है सिद्धांत शिरोमणि. सिद्धांत शिरोमणि. दिस इज द मेन वर्क ऑफ भास्कर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. सिद्धांत शिरोमणि संस्कृत में लिखा गया है मेन वर्क. और इसके 4 पार्ट हैं, जिसमें एक है लीलावती, दूसरा है बीज गणित. बीज गणित आपने कभी नाम सुना होगा, बीज गणित. और उसके बाद फिर तीसरा है ग्रह गणित. ग्रह गणित संस्कृत में, और बहुत सारे सूत्र इसमें दिए हुए हैं बहुत इजी तरीके से, और ये सारे अभी भी ये सारे रेलेवेंट है. और एक है गोल अध्याय, सर्कल से रिलेटेड सारी चीजें होंगी इसमें. गोल अध्याय. है ना. गोलाध्याय. ये चारों चीजें हैं सिद्धांत शिरोमणि में. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंटेड फॉर स्वयं? तो स्वयं ने काफी सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर अपने कोर्सेज के लिए अपॉइंट किए हैं, जिसमें कि IIMB क्या कराता है? स्वयं के मैनेजमेंट कोर्सेज को कराता है. NPTEL स्वयं के टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज को कराता है. फिर NEOS भी है, ये स्वयं के जो भी इग्नू रिलेटेड या ओपन स्कूलिंग कोर्सेज है वो सब करवाता है. फिर CEC भी है. उसके बाद NCERT भी कोऑर्डिनेटर है. फिर INI जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है ना, ये सारे भी NCERT INI भी स्वयं के कोऑर्डिनेटर हैं. लेकिन ये देखिए ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ये जो टीचर से रिलेटेड है ना, मान लीजिए आंसर नहीं भी पता है तो भी आप कह सकते हैं कि भाई डी तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि ये टीचर एजुकेशन के लिए स्वयं से रिलेटेड नहीं है. अगर नहीं भी आपको आंसर पता है बट स्वयं के बारे में आपको आइडिया है, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई टू एलिमिनेट डी. हमारा आंसर हो जाएगा A, B, C and D. राइट. यस यस आई गॉट वन. मैम क्वेश्चन नंबर 21 के एक शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दीजिएगा. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने जितने जो PYQ में मुझे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है या मिलेगी, मैं वो सारे आपके नोट्स में ऐड कर दूंगी या फिर आपको प्रोवाइड करा दूंगी. डोंट वरी. ओके. क्वेश्चन नंबर 23. क्लासरूम बच्चों के लिए सब कुछ किया जाएगा. आइडेंटिफाई द स्केल या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट व्हिच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन. आसान क्वेश्चन है. स्टीवंस रैंकिंग हमने क्लास में किया है. स्टीवंस रैंकिंग से क्वेश्चन है. तो नॉमिनल स्केल क्या होता है? नॉमिनल में यस, नो, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव. है ना. लेकिन ऑर्डिनल से NOIR. ऑर्डिनल से क्या होता है? ऑर्डर शुरू हो जाते हैं. हम एटलीस्ट ऑर्डर कर सकते हैं कि हमें एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता कि किसी चीज में डिफरेंस क्या है, बट हम ऑर्डर कर सकते हैं कि हाँ इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा. तो रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है ऑर्डर से. फिर इसमें जो इंटरवल होता है वो फिक्स हो जाता है. अब ऑर्डिनल स्केल में आ जाएगा हमारा कि समुद्र की जो लहरें हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, हम मेजर नहीं कर रहे. लेकिन इंटरवल स्केल में क्या हो जाएगा कि एक इंटरवल पक्का आ जाता है. जैसे शू साइज 1 से 2 ये डिफरेंस है, 2 से 3 ये डिफरेंस है. फिर रेशियो स्केल में एक मीनिंगफुल 0 आ जाता है. तो इसके बाद के सारे से तो हम रैंक कर ही सकते हैं ना. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? BCD. है ना. तीनों जाए. यहाँ पे देखिए ट्रिकी के लिए B दिया है. तो विच वुड अलाउ, तो अलाउ तो ये भी करेगा ये भी करेगा. क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. ये बेटर रैंक करेंगे, यहाँ पे और भी ज्यादा बेटर रैंक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following computer devices are output devices only? ट्रैक बॉल से आप इनपुट भी दे रहे हो, जैसे माउस हो गया, मैं ये मूव कर रही हूँ, मैंने इनपुट दे रहा है यहाँ पे माउस के थ्रू, ट्रैक बॉल के थ्रू कि भाई इस तरह से स्पाइरल बनाओ. है ना. CRT मॉनिटर आउटपुट है.
प्लॉटर आउटपुट है, नंबर पैड से भी हम इनपुट देते हैं नंबर्स का, आंसर हो जाएगा बी एंड डी। Question number 25. Around 1945, who developed the idea of a stored program computer that was to hold programs and data in memory and then data would move between memory and processor? है ना? तो ये जो अभी हमारा प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है कि डेटा हमारा मेमोरी से प्रोसेसर में आता है ना? ये डेटा हमारा मेमोरी से, अपने कंप्यूटर को बोला 2+2 ना इंटू 5, तो 2+2 को स्टोर किया था 4 टेम्पररी मेमोरी में सेव स्टोर होता है ना? कैश में स्टोर हुआ है, रजिस्टर में सेव होता है ये, और उसके बाद फिर प्रोसेसर में आता है, फिर डिस्प्ले में आता है। तो मेमोरी में जो होल्ड करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। सारे क्वेश्चंस को रिलीजियसली सारे आंसर्स को समझेंगे और सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, अ कल्चर विच इज नॉट टच्ड बाय कम्युनिकेशन ऑफ अल्फाबेटिकल राइटिंग। अल्फाबेटिकल राइटिंग के अलावा जो कल्चर होता है ना, ए बी सी ये सब का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि जिस कल्चर में कॉन्टेक्स्ट ज्यादा हो, है ना, आप अपने फ्रेंड से बस आंखों ही आंखों में बात कर लेते हैं, देखकर बात कर लिया, इशारे कर दिए, तो वो सारा कल्चर को क्या कहते हैं हम? ओरैलिटी कहते हैं। अब ओरैलिटी के भी दो टाइप है, प्राइमरी ओरैलिटी और सेकेंडरी ओरैलिटी। तो प्राइमरी ओरैलिटी में बिल्कुल भी प्राइमरी ओरैलिटी में क्या होता है कि सिर्फ हाई कॉन्टेक्स्ट होता है, सिर्फ बोल करके बातें की जाती है, और लाइक बोल करके अल्फाबेटिकल राइटिंग की बात नहीं हो रही, बट अल्फाबेटिकल स्पीकिंग कैन बी देयर। तो प्राइमरी ओरैलिटी में अल्फाबेट्स का यूज ही नहीं किया जाता है, लाइक जस्ट सिटिंग टुगेदर एंड मतलब स्माइलिंग या फिर फ्रॉन, वो सारा प्राइमरी ओरैलिटी। सेकेंडरी ओरैलिटी में आप बोलते हैं, लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। जैसे कि न्यूज एंकर आपको कोई न्यूज बता रहा है, तो जब सिर्फ बोलना और सुनना हो जाएगा सेकेंडरी ओरैलिटी, राइट? Like that it is 27. A 500-meter long train running at a speed of 100 meter per second cross a tunnel in 10 seconds. What is the length of tunnel? है ना, आप आराम से देख के भी आंसर कर सकते हो, है ना। अपनी इंटेलिजेंस इतनी बढ़ाइए कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ करके आप आंसर कर पाए। कुछ ऑप्शंस भी देखने की जरूरत ना हो, आपके मन में आंसर आ जाए, इतना होना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए, राइट? देखिए 100 मीटर पर सेकेंड है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड, एक सेकेंड में 100 मीटर है, तो 10 सेकेंड में 1000 मीटर, 1000 मीटर इन 10 सेकेंड्स। तो दिस इज द टाइम, दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना कि 10 सेकेंड ट्रेन के पास टाइम था, तो 10 सेकेंड में ट्रेन कितनी दूर गई? 1000 मीटर गई। अब 1000 मीटर में 500 मीटर तो उसका लेंथ ही रह गया, तो बचा कितना? 500 मीटर, है ना। बचा कितना? 500 मीटर। 27 पॉइंट नंबर 2, है ना। यूजीसी नेट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा मैथमेटिक डिस्टेंस एंड टाइम का आइडिया होगा, फिर भी अगर नहीं समझ में आता मुझे बताइएगा, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर, आप कमेंट भी कर सकते हैं, बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी फर्दर। ठीक है, तो 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेन कवर किया, तो ट्रेन का ये पॉइंट 1000 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब दिस बॉडी इज कैरिंग 500, तो 500 इसके बाद का कवर हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, which of the following are the characteristics of mass communication? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लासरूम कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में कभी भी होमोजेनियस ऑडियंस होता है नहीं। आपने यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स अपलोड किया, कि आपके ऑडियंस होमोजेनियस होंगे? नहीं, वो भी मास तरह का कम्युनिकेशन है ना। हेट्रोजीनियस ऑडियंस होंगे। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन अच्छा सोचते कि जरूरी नहीं है। मास कम्युनिकेशन में कोई पॉलिटिशियन अभी आ गया बाहर और वो माइक से बातें कर रहा है, नुक्कड़ नाटक हो गया। नुक्कड़ नाटक होता है, नुक्कड़ नाटक में क्या सब लोग आते हैं, कुछ 10-12 लोगों की टीम आती है और वो कुछ प्ले इनैक्ट करती है, तो क्या वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है? जो सोर्स है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये पक्का नहीं होगा, मतलब श्योर नहीं है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ही हमें करना है। इन शॉर्ट्स, जो हमारे शॉर्ट्स होते हैं, रील्स होते हैं, क्या वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होते हैं? नहीं, रील्स हमारे इनफॉर्मल होते हैं और वो मास कम्युनिकेशन के हैं, ये नहीं होगा। इमीडिएट फीडबैक बिल्कुल मिलता है ना। अगर पसंद नहीं आता तो नेता को टमाटर और अंडे फेंके जाते हैं, वो इमीडिएट फीडबैक। यूज ऑफ ए मीडियम, बिना मीडियम के मास कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। आप रील्स के लिए भी अपनी सेलफोन को यूज करते हो, इंटरनेट को यूज करते हो, इसलिए मास कम्युनिकेशन को मीडिएटेड कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, CDE तीनों हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड इन अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी इंडिया। बहुत थोड़ा सा टफ कर दिया क्वेश्चन को इन्होंने, और जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कर लेंगे वो लोग, है ना। तो 1918 हैदराबाद में है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो 1875 में आई, है ना। सर सैयद अहमद खान ने इनको एस्टैब्लिश किया। ठीक है, उसके बाद SNDT यूनिवर्सिटी देखिए कितना क्लोज है, 1916 में आई, मुंबई में है ये। कहाँ पे है?
मुंबई में है, ठीक है। नाम ना देखिए, जब बहुत सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट हो, मान लीजिए आपके पास 1000 यूनिवर्सिटी की लिस्ट और ईयर याद करना हो, तो आप क्या कीजिए, PYQ में जितने जितने यूनिवर्सिटीज आए तो उनका याद कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर पूछा गया तो आई एम नॉट टेलिंग फॉर श्योर, बट मे बी इफ दे विल आस्क 5 यूनिवर्सिटीज तो 1 या 2 इससे होगा। अब 1 या 2 इससे होगा, आपको 1 या 2 भी पता है तो आप ऑप्शन से फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज व्हाट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स डू। उसके बाद देखिए, नागपुर यूनिवर्सिटी 1923 में आई। नागपुर यूनिवर्सिटी को भी रिनेम कर दिया गया है, जिसका नाम है राष्ट्र संत तुकाडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। इसको भी आप याद कर सकते हैं, राष्ट्र संत तुकाडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। फिर पटना यूनिवर्सिटी हमारी 1917 में आई, बहुत ही क्लोज कॉल है ये। तो सबसे पहले है बी, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, है ना, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले होगा। आंसर में ऐसा क्यों नहीं है, बी, देन सी, देन ई, देन ए, देन डी। बी, सी, ई, ए, डी होना चाहिए। लास्ट में तो डेफिनेटली डी ही होगा, डी इसमें है और इसमें। देखिए मैंने आपको डेटा बताया, बाकी ऑप्शंस में कुछ मुझे इश्यूज लग रहे हैं। बी, सी, ई, ए, डी इनफैक्ट कहीं नहीं है। सबसे पहले तो बी ही होगा। सबसे पुराना तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही है। चलिए मैंने आपको डेटा बता दिया, आप डेटा याद रखिए, हो सकता है जब आंसर किया है तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस डेटा को याद रखिए, ज्ञान ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वैसे भी आपका एग्जाम रिकंडक्ट होने वाला है, इस ज्ञान को नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ऐसा क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने क्लास में बताया है, क्या लगाना है आपको, इजोटी। क्या लगाना है, इजोटी लगाना है। इजोटी लगा के देखिए आंसर्स मिल जा रहे हैं, है ना। बोल्ट बी के लिए क्या होगा 2, ओ के लिए इजोटी 15, टी 20, 15 प्लस एल के लिए है 12 प्लस 20, वी आर गेटिंग 49। रिंग के लिए क्या है, आर के लिए 18 है, प्लस आई के लिए 9 है, प्लस 14 प्लस 7, वी आर गेटिंग 48। सोल्ड के लिए क्या है, सोल्ड के लिए हमें मिल रहा है एस के लिए 19 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 50। उसी तरह फ्रॉम के लिए हमें मिल रहा है 52। तो इजोटी आप लगाएंगे तो यहाँ पे हमें 52 मिल रहा है, सोल्ड के लिए 50 मिल रहा है, रिंग के लिए 48 मिल रहा है और बोल्ट के लिए 49 मिल रहा है। अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं ए का 3 किसमें है, इसमें है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बहुत आसान है। HTTP, SSL, SMTP, FTP सबका फुल फॉर्म आ रहा है दिमाग में, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर सॉकेट लेयर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31 का 4। एक ही से मिल जा रहा है, ये तो बहुत एक ही से हो जा रहा है, बट आपको पता होना चाहिए HTTP का काम क्या है। क्लास में मैंने सबके बारे में बताया है, सेंडिंग TCP IP पैकेट्स टू वेब सर्वर। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, इसका काम किसका है, सिक्योरिटी का है, इंक्रिप्शन का है ना। और उसके बाद SMTP सेंड्स मेल थ्रू इंटरनेट, जो ईमेल प्रोटोकॉल है, 3 मेन ईमेल प्रोटोकॉल में एक है SMTP, है ना, सेंड्स मेल थ्रू इंटरनेट। फिर आप जो मेल देखते हो इनबॉक्स में, जो मेल हमारे अरेंज होते हैं रेड और अनरेड, वो सब अरेंज करने का काम SMTP का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर भी आपको ये ना टाइम टेकिंग हो सकता है। 0.82, 0.846 और फिर सी कितना आ रहा है 0.77 और ये आ रहा है 0.842। आपको बस डिवाइड करना है और अरेंज करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, the gross enrollment ratio measures the number of students enrolled in higher education as a percentage of the eligible population aged between 18 to 23 years होता है। ये GER जो हमने पढ़ा है ना कि GER 2030 तक 30% हो जाना चाहिए, NEP के अकॉर्डिंग 30% हो जाना चाहिए, 2030 तक 30% हो जाना चाहिए फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, राइट, फॉर हायर एजुकेशन। तो वो जो GER है 18 to 23 ईयर्स तक के लोगों का एनरोलमेंट हो जाना चाहिए यूनिवर्सिटी में,
like that they are talking. Next question number 34 देखिए, match list 1 with list 2, malaria, schistosomiasis, टाइफॉइड, ट्रैकोमा, सिस्टोसोमाइसिस. हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे, हाँ इसको हम मैच करेंगे. क्वेश्चन नंबर 34. तो 34 में देखिए, अगर पॉल्यूटेड वाटर का इंजेक्शन होता है, पॉल्यूटेड वाटर को इनफैक्ट अगर कोई कंज्यूम कर ले रहा है, देन टाइफॉइड. ठीक है, डेफिनेटली उससे टाइफॉइड होता है. और उसके बाद ड्यू टू लैक ऑफ क्लीनिंग वाटर, लैक ऑफ क्लीनिंग वाटर होता है ट्रैकोमा. ट्रैकोमा एक्चुअली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ आई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ आई. तो अगर वाटर क्लीन नहीं है और वहां से जम्स अगर आपके आंखों में आ जाते हैं तो ट्रैकोमा. उसके बाद देखिए सी का 2 है, वाटर बेस्ड ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ पॉल्यूटेड वाटर. पॉल्यूटेड वाटर में कुछ कुछ ये पैरासाइट से होता है. पॉल्यूटेड रियल जो हमारे फ्रेश वाटर होते हैं ना, दैट मीन्स फ्रेश वाटर में जो पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं उससे होता है सिस्टोसोमाइसिस. फ्रेश वाटर के पैरासिटिक वॉर्म से होता है. और उसके बाद है वाटर रिलेटेड डिजीज ड्यू टू हैबिटेशन ऑफ डिजीज कॉज्ड ड्यू टू पैरासाइट्स इन पॉल्यूटेड वाटर. तो ये हो जाएगा हमारा मलेरिया. हाँ करेक्ट, ठीक है, ये भी पैरासाइट, दिस इज ऑल्सो पैरासाइट्स, दिस इज ऑल्सो पैरासाइट. तो डी का 1 हो जाएगा, दोनों ही पैरासाइट से होते हैं. चलिए ठीक है, सो आवर आंसर विल बी A3, B4, C2, D1. Next question number 35. Which fallacy is committed in the following statement? Truth cannot be guilty of murder. Tarun cannot be guilty of murder since there is no way Tarun could kill someone. देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो fallacy है उसका नाम है begging the question. तो begging the question में देखिए होता क्या है कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट, ये जो प्रीमाइस होता है, इट assumes truth of conclusion. It assumes truth of conclusion instead of proving it. अगर ऐसा रहता ना कि तरुण cannot be guilty of murder since he was not present at the mother side, या फिर since he was at home that time, या फिर since he was flying to Europe that time, कुछ भी अगर ऐसा होता है तो जिससे क्या होता कि हम कंक्लूजन को हम सपोर्ट कर रहे हैं, है ना. तो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग द कंक्लूजन कि ट्रूथ ये हमारा कंक्लूजन है, दिस इज माय कंक्लूजन. ठीक है, तो हम कंक्लूजन, तो ये हमारा, और ये क्या है, दिस इज आवर प्रीमाइस. तो प्रीमाइस क्या कर रहा है, प्रीमाइस यहाँ पर अज्यूम कर रहा है कि कंक्लूजन ट्रू है, अज्यूम कर रहा है कि कंक्लूजन ट्रू है ना, कि नहीं तरुण किसी को मार ही नहीं सकता, इसीलिए हम कंक्लूड कर रहे हैं कि तरुण गिल्टी नहीं है. प्रीमाइस में क्या होना चाहिए, प्रीमाइस में ये होना चाहिए कि तरुण उस समय यूरोप में था, तो वो तरुण मर्डर नहीं कर सकता. तो प्रीमाइस जो है वो अज्यूम कर रहा है इंस्टेड ऑफ प्रूविंग, वो होता है प्रूविंग, वो उसे कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन. समझ में आ गया, उसे कहते हैं हम बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी. इसलिए 35 का आंसर हो जाएगा 3. आई विल टेक द डाउट. मैम 30 नंबर कोड मुझे तो नहीं समझ आया, कोड कैसे निकाले थे. इजोटी है मनीषा. I'll go back to the question. मैं आपको समझा ही देती हूँ. इजोटी रूल, इजोटी पता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ. इजोटी में क्या करते हैं, ABCDEFGHIJ. मान लीजिए हमने A को लिखा 1, B को लिखा 2, C को 3, D को 4, E को 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना. तो यहाँ पे वही हमने अल्फाबेट्स को न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया है. तो बोल्ट को न्यूमेरिक वैल्यू अगर देंगे तो बी के लिए हमारे पास क्या है, बी के लिए 2 है, ओ के लिए 15 है. अगर आप इसी तरह आगे चलेंगे तो ओ को 15 आएगा, और उसके बाद एल के लिए आपके पास 12 आएगा, और टी के लिए 20 आएगा. तो इसको याद करने एक तरीका है इजोटी. इजोटी में क्या होता है, E is 5, J is 10, O 15, T 20, Y 25. तो मान लीजिए क्या होता है, इसे कैलकुलेशन, इसे लिखने में ना आसानी हो जाती है. अब जैसे कि बोल्ट ही है, तो T का 20 मुझे याद है, तो मुझे पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, है ना, वहां तक दूर तक लिखना नहीं पड़ा. तो प्रैक्टिस करेंगे ना कुछ, तो ये सारे नंबर्स ना याद भी हो जाते हैं कि अच्छा J का 10 होगा, G का 5 होगा, F का 6 होगा, लाइक दैट. ये इस इजोटी रूल से बना है. ठीक है,
ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है. नेक्स्ट, question number 36. Arrange the following in order of increasing connotation. So we will get here first animal. Animal, एनिमल के अंदर आ रहा है डोमेस्टिक एनिमल. डोमेस्टिक एनिमल के अंदर है बीस्ट ऑफ बर्डन एंड देन वी हैव हॉर्स. तो BADC. यस, करेक्ट. समझ आया ना? डोमेस्टिक एनिमल एंड देन inside animal we have domestic animal, and then inside domestic animal we have beast of burdens, and then inside that we have horse. BADC, correct? Okay. Question number 37. International Solar Alliance is an alliance of countries, most of which lie partially or completely between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस लिए है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसलिए ताकि सोलर एनर्जी को मैक्सिमम हार्नेस किया जाए और फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम की जाए. तो सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा हार्नेस कौन से लोग कर सकते हैं? जो कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती हैं. तो ISA में इनफैक्ट 120 मेंबर कंट्रीज हैं जिन्होंने इसके सिग्नेटरीज हैं. ISA इनफैक्ट हमारे मोदी जी ने ही स्टार्ट किया था. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2015 में स्टार्ट किया था. और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है कि ISA का जो पहली मीटिंग है वो कहाँ पे हुई थी. तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं. इसके पहले इसकी फर्स्ट मीटिंग के बारे में पूछा गया था जो कि मराकेश मोरक्को में हुआ था, और इस बार ISA के से फर्दर डिटेल से क्वेश्चन पूछा गया. राइट. सो आंसर इज पॉइंट नंबर 3. Question number 38. Employment of classroom technology needs clarity with regard to. थोड़ा ये डिफिकल्ट सा, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है. Employment of classroom technology needs clarity with regard to. तो क्लासरूम में टेक्नोलॉजी हमें लानी है ना. टेक्नोलॉजिकल एड को क्लासरूम में अगर लाना है तो हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? हमें इंस्ट्रक्शनल मैसेज का ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ज्यादा ड्राइंग है या फिर ज्यादा राइटिंग है, लेक्चर मेथड है या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है. कोर्स का ऑब्जेक्टिव का ध्यान देना है कि एट लास्ट बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, उसके हिसाब से हम क्लास में टेक्नोलॉजिकल टूल्स को लाएंगे. टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज डेफिनेटली देखेंगे. एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर्स का कोई मतलब नहीं है. और इंडोलेंस, इंस्टीट्यूशनल इंडोलेंस का भी कोई यहाँ पे मतलब नहीं आता है. इंस्टीट्यूशनल इंडोलेंस का मतलब क्या है कि एनीथिंग व्हिच इज नॉट बीइंग एबल टू डू, एबिलिटी, इनएबिलिटी या लेजीनेस. तो E और D बहुत नेगेटिव टर्म्स हो जाते हैं. दिस इज डन फॉर सम पॉजिटिविटी टू मेक बेटर, टू मेक टीचिंग एफिशिएंट. तो ABC हमारा आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू SDG. SDG से रिलेटेड क्या क्या करेक्ट सीक्वेंस है? नंबर ऑफ पब्लिकेशन, टारगेट, गोल्स. गोल्स आपको पता है कितने होते हैं? 17. टारगेट कितने होते हैं? 169. पब्लिकेशन कितने हैं? अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट है फिर भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि पब्लिकेशन तो ज्यादा ही होंगे, है ना. इतना आप सोच सकते हैं. इंडिकेटर 248. ये तीनों आपको याद होगा. और पब्लिकेशन आप वैसे भी सोच सकते हैं कि हर साल इतनी सारी पब्लिकेशन होती होंगी. 2015 में SDG आई है तो मे बी ये पब्लिकेशन ज्यादा ही होगा. तो लाइक दैट आवर आंसर विल बी BCDA. क्वेश्चन नंबर 40. Which of the following are true about solar thermal energy collector? STE से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं. एक क्वेश्चन तो रहता ही है. तो बेसिक यूनिट ऑफ STE से सोलर सेल. यस, जो भी आपने देखा होगा ना सोलर प्लांट में जिस तरह से प्लेट लगे रहते हैं, या फिर कंसेंट्रिक टाइप भी होता है और फ्लैट पैनल टाइप भी होता है. दोनों तरीके से हो सकता है. तो फ्लैट पैनल और कंसेंट्रिक टाइप. यस. टेम्परेचर इन STAC में राइज टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड. ये लोग जो सन की हीट को कैप्चर करते हैं और अल्टीमेटली इसका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. और जो पैराबोलाइड डिस्क कलेक्टर होता है ना, यहाँ पे कंसेंट्रेट हो जाती है सन की रेस, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है. तो सारे ही इसमें करेक्ट है. सिमिलर सा क्वेश्चन PYQ में भी डिस्कस हुआ है. नेक्स्ट 41. पर्सनल एड्रेस, सोशल ड्रामा, नैरेटिव, साइलेंस, ये सारे कम्युनिकेशन फॉर्म है और हमें डिस्क्रिप्शन से मैच करना है. ठीक है. बहुत डिफिकल्ट सा लगेगा कि कैसे करें, क्या करें, लेकिन आराम से ना आपको सारे ऑप्शंस को पढ़ना है.
से पढ़ना है कि कौन सा परफेक्टली मैच हो रहा है। तो देखिए पर्सनल एड्रेस कब होता है, पर्सनल एड्रेस जब आप पर्सनली खुद को एड्रेस कर रहे हो, मतलब आप फैमिली में आप मीटिंग कर रहे हो, आप अपनी बातें रख रहे हो, उस समय आप क्या करते हो, तो पर्सनल एड्रेस में आप खुद को एड्रेस करते हो और दूसरों को एड्रेस करते हो इंटरेक्शन में, है ना। उसके बाद सोशल ड्रामा में क्या होता है, सोशल ड्रामा जैसे मैंने अभी नुक्कड़ नाटक का नाम लिया, या फिर सोशल ड्रामा में जो सोशल कल्चरल रूल्स फॉर बिहेवियर है उसे इन्वोक किया जाता है। ये सोसाइटी से रिलेटेड होगा कि सोसाइटी का बिहेवियर, सोसाइटी का कल्चर क्या है, उससे रिलेटेड होगा। नैरेटिव में क्या होता है, नैरेटिव इज व्हाट, नैरेटिव इज अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है, सब अलग अलग तरीके से नैरेशन दे सकते हैं। तो नैरेटिव इज सिक्वेंशियल अकाउंट टोल्ड एंड रिटोल्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। और साइलेंस क्या करता है, कम्युनिटीज रूल फॉर एप्रोप्रिएट कंडक्ट। अगर एप्रोप्रिएट कंडक्ट है तो साइलेंस होगा, अगर एप्रोप्रिएट कंडक्ट नहीं है तो नॉइज हो सकती है एंड ऑल। तो डी का 2। तो थोड़ा इस तरीके से सोचने से कि हाँ कहाँ पे कौन से पॉइंट फिट बैठ रहा है, इस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो 41 का आंसर आपको ये मिल जाएगा। यस, पॉइंट नंबर 3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। A man purchased an item at 4/5 at its selling price X and sold it at 5% more than X. तो उसका गेन परसेंटेज हो जाएगा 25%। देखिए, तो मान लीजिए सेलिंग प्राइस X हमारा 100 है, तो मैंने कितने में खरीदा, 4/5 ऑफ इट सेलिंग प्राइस, मतलब 80 में खरीदा, तो 80 में खरीदा एंड सोल्ड इट 5% मोर देन X, तो 105 में बेच दिया। मतलब कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 80 और सेलिंग प्राइस है 105, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट विल बी 25/80 into 100। तो विल डिट बी 25%, नो, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अ डीलर प्रोफेसेस टू, या 1 सेकेंड, A dealer professes to sell his good at cost price but uses a weight of 90 gram for a kg weight. His gain is this much. तो डीलर क्या कर रहा है कि 1 किलो बता रहा है बट वो 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि उसने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में खरीदी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 रुपीज और उसे वो मान लीजिए 1 सेकेंड, मान लीजिए कि 100 रुपए में उसने कोई चीज बेची, सेलिंग प्राइस, तो उसने खरीदी एक्चुअली उसे कितने में, 90 रुपीज में। तो 90 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो 900 ग्राम ही, मान लीजिए कि 900 ग्राम कोई आइटम वो बेच रहा है, 900 ग्राम कोई आइटम वो बेच रहा है, तो वो 100 रुपए में बेच रहा है, पर वो खरीदा कितने में, 90 रुपए में खरीदा है ना, 90 रुपए में खरीदा है और 100 रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट 10 रुपीज बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज 90 into 100। तो दिस इज exactly this, तो दिस विल बी आवर आंसर, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ठीक है, इफ लॉस इज 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस, लॉस परसेंटेज इज 25%, दिस इज करेक्ट। अब मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 100, अब लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ है, 1/3, तो 1/3 लॉस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1.33। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। पॉइंट नंबर सी में देखेंगे, कॉस्ट प्राइस होगा 1.33 और सेलिंग प्राइस होगा 1, या फिर आप 100 भी कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस 100 एंड कॉस्ट प्राइस 133, क्योंकि 1/3 लॉस हुआ है, 1/3 लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 133 है और 1/3 अगर लॉस हुआ है तभी सेलिंग प्राइस इतना है, तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, लॉस परसेंटेज इज हाउ मच लॉस, लॉस इज 33/133 into 100, तो डेफिनेटली इट विल बी 25%, क्योंकि 33 4 टाइम्स ये हो जाएगा, तो दिस विल बी आवर आंसर, दिस इज करेक्ट, है ना। लॉस इज 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस, तो इस सेंटेंस के लिए हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 100 और कॉस्ट प्राइस 133, है ना। तब तो होगा सेलिंग प्राइस का 1/3 लॉस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस का 1/3 इज 33.33, एडिंग इट टू कॉस्ट प्राइस इज 133, अब 33/133 into 100 इज 25%। तो बी और सी हमारा यहाँ से करेक्ट आ जा रहा है। बाय सेलिंग 100 pence अ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 pence। बाय सेलिंग 100 pence अ वेंडर गेन्स द, मेरे पास जगह नहीं मिल रही, मैं ये सारे क्वेश्चंस क्लास में जो ये वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस करा दूंगी डिटेल से। बाय सेलिंग 100 pence अ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 pence। तो मान लीजिए सेलिंग प्राइस एक पेन का 1 रुपए है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस एक्चुअली 100 है एंड वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 pence, तो प्रॉफिट कितना है
प्रॉफिट है 20, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 80, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज 20 बाय 80 इंटू 100 दैट इज 25%। यहाँ पे 20 नहीं 25% होगा, इसलिए ये भी रॉन्ग है। आर आंसर इज बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट question number 43, the systematic elimination of extraneous variables other than those you are interested in can be achieved in। extraneous variable क्या होते हैं, वो variable जो कि आपकी स्टडी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, है ना। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जितने बहुत सारे एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि आप लैब में ये रिसर्च करते हो, तो टेम्परेचर, प्रेशर, एवरीथिंग वी कंट्रोल, यू कंट्रोल सो मैनी थिंग्स, ताकि वो सारी चीजें आपके आपके जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो लैब में कंट्रोल्ड कंडीशन में उसे डिस्टर्ब ना करें। तो एक एक करके सारे एक्सटर्नल वेरिएबल को हम एलिमिनेट किस में करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही। नेचुरल रिसर्च में वी हैव थाउजेंड ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल, बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वी डोंट वांट एनी एक्सटर्नल वेरिएबल टू डिस्टर्ब आवर रिसर्च। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। क्वेश्चन नंबर 45, which of the following statement are true regarding लॉर्ड मैकॉले। तो लॉर्ड मैकॉले ने पर्शियन को इंग्लिश में रिप्लेस किया, बिल्कुल सही। 1835 में मैकॉले मिनट्स आई थी, उसमें उसने इंग्लिश को काफी ज्यादा एम्फेसिस दी और इंग्लिश को हमारे लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ कमर्शियल लैंग्वेज उन्होंने बनाने की कोशिश की। He promoted training of English speaking Indians as teacher. Yes. He was inspired by utilitarian ideas. नहीं भाई, utilitarian क्या होता है, फॉर कॉमन गुड। तो ये जो थे ना, ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश थे, ये सारे इंडियंस को इंग्लिश एंड टेस्ट लाना चाहते थे, और ताकि उनका जो नेटिव स्किल्स है और जो भी नॉलेज है, प्रीवियस ट्रेडिशनल नॉलेज है, वेदास एंड ऑल, वो सारा एलिमिनेट हो जाए, राइट। इसलिए यूटिलिटेरियन आइडियाज बिल्कुल गलत हो जाएगा। ही प्रमोटेड यूजफुल लर्निंग, नो, ही प्रमोटेड इनफैक्ट वेरी मैनिपुलेटिव लर्निंग। वो सोसाइटी के किसी एक सेक्शन को ही एजुकेट करते थे, बाकी सबको नहीं, है ना। तो बी, ए और बी हमारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन फिर भी सेल्फ करने की कोशिश करते हैं अगर, तो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग में आपका जो लर्निंग होता है वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है। तो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गोल को ही सेट करेंगे, तो जो भी आंसर होगा हमारा सी से ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर हम एक ही ऑप्शन है जो सी से स्टार्ट हो रहा है, यू सेट गोल, यू रेगुलेट योर लर्निंग, कि हाँ आपको क्या क्या करना है। यू आर सेटिंग गोल्स दैट आई हैव टू क्लियर यूजीसी नेट, then you are regulating your learning, क्योंकि I have 3 months time and I will prepare for every 10 hours, every day I will read for 10 hours, ठीक है। तो आपने लर्निंग को रेगुलेट किया, उसके बाद आपने 3 महीने का प्लान बनाया। 3 महीने का प्लान बनाया कि भाई 3 महीने मेरे पास हर दिन 10-10 घंटे हैं, तो मैं क्या क्या प्लान बनाऊंगा। उसके बाद आपने इनैक्ट किया टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज को, कि भाई 10 घंटे में 4 घंटे पेपर 1, 6 घंटे पेपर 2 देना है। उसके बाद आपने टास्क को एनालाइज किया, तो परफेक्टली वी आर गेटिंग द आंसर एज दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास, 46 to 50 हमारे पास ये पैसेज है। आप सभी ने एग्जाम दिया है, पढ़ा होगा पैसेज, तो जस्ट 30 seconds we will give here for a read and then we will be solving the questions. Yes, I'll go back to the questions now. Micron set up a semiconductor plant. You know, the passage is all about this. Easiest question of this whole session, semiconductor plant. Next, the need for additional talented and skilled workforce in the domestic semiconductor sector has been created by, तो हाँ यहाँ पे भी आंसर आपको मिल जाएगा A, B एंड पॉइंट नंबर D। A, B, D हमारा आंसर है। पैराग्राफ 1, you will get the answer here as paragraph 1. This followed by recent approval with an investment के कारण there is a need for additional talented and skilled workforce. तो all the 3 will be answered. paragraph 1 से हमें आंसर मिल जा रहा है all the 3. Next 48, as a result of chip boom, the requirement of workforce in electronics manufacturing sector will increase, है ना, will increase। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पैसेज का थीम ही यही है, हमें समझ में आ जा रहा है, वर्कफोर्स का डिमांड बढ़ेगा। उसके बाद इंडिया शेयर इन सेमीकंडक्टर ग्लोबल मार्केट इज 1/3, मैंने शायद हाईलाइट भी किया है यहाँ पर, 1/3। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें नॉन आईआईटीएन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑलरेडी हाईलाइटेड है।
यस, नॉन आईआईटी, ठीक है। तो सिंस इट इज डन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी इजी था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और फर्दर अगर कोई डाउट होगा तो बताने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू ऑल। Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.